करवा रही हूँ कुमारी बबली गंभीर जी से। बबली गंभीर जी का जन्म 10 अक्टूबर 1965 में जावरा में हुआ था। स्वयं दिव्यांग होने के बावजूद अपने आप को कुशल बनाकर समाज में अपने आप को सम्मानजनक जीवन जीने हेतु स्थापित किया बबली जी ने। इनके जीवन का ध्येय है समाज में गरीब, अशिक्षित, असहाय, दिव्यांग, प्रताड़ित महिलाओं एवं युवतियों के उत्थान हेतु कार्य करना। बबली जी के पास कई महिलाएं या युवतियां ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखने के लिए आती हैं और बबली जी उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण देती हैं। बबली जी को आज तक कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। 2011 में भास्कर वुमन ऑफ द ईयर, सुनीता देवी विजयपत सिंघानिया अवार्ड, वुमन प्राइड अवार्ड, नारी शक्ति को प्रणाम अवार्ड, वुमन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड, डेयर टू बी रेयर अवार्ड, वुमन एक्सीलेंस अचीवमेंट अवार्ड, एबिलिटी माइस्ट्री अवार्ड, 21 गन सैल्यूट वुमन अवार्ड, प्रियदर्शिनी अवार्ड, डेयर टू बी रेयर स्टेज रैंप वॉक अवार्ड, नेशनल स्टोरी चैंपियनशिप अवार्ड, ऐसे कई सारे और उत्कृष्ट सृजनशील वयस्क अवार्ड का राष्ट्रीय पुरस्कार बबली जी को प्राप्त हुआ है, जो कि तत्कालीन महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा राष्ट्रपति भवन में दिया गया। तो आज आपकी मुलाकात हो रही है ऐसी बबली जी से जिन्होंने जीवन में कई सारे संघर्षों को पार करके आज समाज में अपना एक मुकाम बनाया है। तो मिलते हैं बबली जी से। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हर महीने की 8 तारीख को मैं आपको कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवाती हूँ जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे अचीवमेंट प्राप्त किए हैं जो आप सभी के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। तो आज इसी सीरीज़ में, जिसका नाम है अनसंग हीरोज, हम मिलने जा रहे हैं बबली जी से। बबली जी का स्वयं का पार्लर है। बबली जी आपको बताएंगी कि कितनी विषम परिस्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने आज कितने सारे अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं। तो शुरुआत करते हैं मैडम से बात करने की। तो नमस्ते मैम, और बहुत बहुत आभार आपका कि आप इस चैनल पर आने के लिए राजी हुई। तो मैम, सबसे पहले आपके बचपन से शुरू करते हैं कि कैसा बचपन रहा, कहाँ रहे, कहाँ जन्म हुआ आपका? मेरा जन्म जावरा में ही हुआ जी। हम लोग बेसिकली पंजाब से थे जी। और जावरा में मैंने अपने माता पिता की 8वीं संतान थी। अच्छा। और मुझे दुनिया में लाना नहीं चाहते थे, पर ईश्वर को तो भेजना ही था। तो मेरी मदर ने अबॉर्शन पिल्स भी ली, लेकिन उसके बाद भी मैं इस दुनिया में आई और उसकी वजह से मुझे आधा अधूरा जो भी स्वरूप मिला मुझे। और उसके बाद मेरे पिता को उनके एक मित्र ने कहा कि इसे जहर का इंजेक्शन दे दो। जैसे ही हुई तो मेरी मदर तो बेहोश हो गई जी मुझे देखते से, क्योंकि ऑब्वियस है कि आपके 9 महीने तक जो माँ अपने पेट में बच्चे को कोख में पालती है, पेट में रखती है, वो सोचती है कि जब वो बच्चा दुनिया में आए तो संपूर्ण परिपूर्ण हो। लेकिन जब उसकी गोद में एक आधा अधूरा स्वरूप, वो भी लड़की जी, गर्ल चाइल्ड, जिसे आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह रहे हैं, तो 50 साल पूर्व क्या हालत रही होगी। तो वो बच्चा वो बेटी जो उनकी गोद में आती है तो उनका होश खो देना स्वाभाविक था। पर पिता मेरे जो थे वो ईश्वर का स्वरूप थे। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को मैं पालूंगा, तुम इससे सिर्फ इसका पेट भर देना, इसे कैसे बड़ा करना है ये मैं देखूंगा। अच्छा। और उनके मित्र ने हमें सलाह दी कि हम लोग सिख हैं जाति से। ओके। तो उन्होंने कहा कि सरदार जी ये बेटी है और अपाहिज है, तो आप इसे तब अपाहिज कहा जाता था। जी। दिव्यांग तो प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने अब उसको मान दिया इस शारीरिक स्वरूप को। जी। तो उन्होंने अपने मित्र से यह कहते हुए मित्रता तोड़ दी कि तुम अगर जिंदा रहे या मैं जिंदा रहा तो मेरी बेटी इन्हीं हाथों से आसमान छुएगी कि तुम। अच्छा। अरे वाह, मतलब शायद पिताजी को पूत के पाँव पालने में जो कहते हैं वो लग गया था कि मेरी बेटी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी। जैसा कि आप बता रहे हैं कि 50 साल पहले ऐसी स्थितियां बहुत सामान्य नहीं थी, तो जो आपकी स्कूलिंग हुई होगी या जो जिन बच्चों के साथ आप खेलते होंगे या जिनके साथ आप पले बड़े, उन सब का क्या नज़रिया था आपके प्रति? मैंने पैदा ही से हालातों में हुई थी कि जो कोई चाहता ही नहीं था कि मैं जिंदा रहूं, दुनिया तो नहीं चाहती थी। क्योंकि लड़कियों को वैसे ही अच्छी नज़र से कहाँ देखा जाता है कि भाई लड़का होना चाहिए, लड़की नहीं होना चाहिए। तो मेरे पापा ने मुझे बड़ा करना शुरू किया, मेरे हाथों की मसाज शुरू करी। मेरे हाथ जो थे ये इतने थे, अभी तो आप बहुत लंबे देख रहे हैं, ये अच्छा। कानों तक भी नहीं पहुँचते थे और ये मुट्ठी बंद रहती थी। कुल 3 उंगलियाँ थी मेरे हाथ में।
उन्होंने मसाज कर करके बढ़ाना शुरू किया। जी। उनके चारों तरफ खेलते खेलते मैं बड़ी होने लगी। मेरे पापा मेरी दुनिया थे, मतलब मैं बाहर की दुनिया से या घर के परिवार के लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनका प्रेम मुझ पर छलकता था, बरसता था, इतना मिलता था कि जो असामान्य मिलता था, मतलब अच्छा। अत्यधिक मिलता था। जी। तो जैसे मैं गिर जाती थी तो मुझे चोट लग जाती थी, तो मेरे चारों तरफ गद्दे बिछा देते थे, इतना पैम्पर करते थे मुझे, अच्छा। हथेलियों पे रखते थे। जी। और उसी विश्वास के साथ कि मेरी दुनिया ये है, मैं बड़ी होने लगी। और लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। जी। 7 साल की उम्र में मेरे पिताजी हार्ट अटैक से मेरे पापा चले गए। फिर? अब बची मैं अकेली। जी। स्कूलिंग की आप बात करते तो वो तो बहुत दूर था मेरे लिए। जी। मैं अकेली बची अपने पिता के बिना। अब पिता नहीं है तो आप सोचिए कि मैं इतनी छोटी थी कि मेरे पिता को जब उनकी डेथ हो गई थी तो उनको ज़मीन पर लेटा रखा था। 14 जनवरी मकर संक्रांति का दिन था, तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ही इज़ नो मोर, वो चले गए। मैं उनकी रज़ाई में सरक गई। मैं वहीं पापा के पास ही सोती थी, तो मुझे ये भी पता नहीं था, क्योंकि मैं तो ये सोच ही नहीं सकती थी कि मेरे पापा मुझे कभी छोड़ेंगे। राइट। मेरा जीवन, मेरी सांसें, सब कुछ मेरे पिता ही थे। जी। दूसरे दिन उनको ले गए, मुझे स्कूल भेज दिया गया। अच्छा। आने के बाद मैं उनको ढूंढा करती कि कहाँ गए। मुझे बोला कि वो काम से बाहर गए। जी। अब आप सोचिए कि वो बच्चा दुनिया से परिचित ही नहीं है, वो जानता ही नहीं कि दुनिया क्या है, जी। और उसका एकमात्र सहारा जो उसके पिता हैं वो भी छिन जाएंगे, तो बच्चा क्या करेगा। फिर मुझे जावरा जो हिंदी मीडियम स्कूल था, उससे मुझे मेरे ब्रदर बाहर भारत इंटरनेशनल एल्यूमिनियम कंपनी में अच्छी पोस्ट पर थे, मुझे वहाँ पढ़ने भेज दिया गया। जी। हिंदी स्कूल से सीधा सेंट्रल स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। जी। तो मेरा शैक्षणिक स्तर क्या रहा होगा आप सोचिए, बहुत लो। बिल्कुल। अब वहाँ के बच्चे मुझे 3 रूप से टॉर्चर करते थे, फिजिकल, मेंटल और इकोनॉमिकली भी हम बहुत साउंड नहीं थे, जी। क्योंकि मेरे पापा विरासत में सिर्फ अपने सपने छोड़ कर गए थे मेरे लिए, उनको पूरा करना था मुझे। जी। तो वहाँ पर मैंने ट्रिपल टॉर्चर बर्दाश्त करते हुए जी। अपनी उस ज़िंदगी को धकेलना शुरू किया। मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी, इंट्रोवर्ट हो गई थी, जी। बिल्कुल डम हो गई थी, डरती थी लोगों से। हीन भावना इतनी ज़बरदस्त थी कि कोई सामने से आता था तो मैं स्कूल बैग के पीछे अपने हाथ छुपा लेती थी कि मुझे देखकर हंसेंगे, ये मुझे मारेंगे, अच्छा। हाथों पर मार कर जाएंगे। मुझे करते थे मेरे साथ लोग ऐसा। राइट। तो उसके बाद फिर थोड़ा टाइम में हमारी फिर मेरे ब्रदर के यहाँ बेटी हुई, तो मुझे वापस जावरा भेज दिया गया, मतलब क्योंकि बच्चे की तरफ उनका भैया भाभी का ध्यान ऑब्वियस है कि चला गया। जी। और लेकिन स्कूल में वहाँ से मैं ये लेकर आई थी कि वहाँ पे CCA क्लासेस होती थी, को करिकुलर एक्टिविटी, ओके। तो वहाँ पर सब आर्ट सिखाए जाते थे, तो मैंने मेरा ध्यान पूरा उसमें लगा दिया था। मतलब बच्चों से डर के मैं उस रूम में घुस जाया करती थी। वहाँ पे तबला बजाना, हारमोनियम बजाना, अच्छा। ढोलक बजाना। ढोलक तो मेरे पापा ही मुझे सिखा कर गए थे। अच्छा। मेरे हाथों का आप स्पंदन, कितना मैं बजा? 17 तरह की ढोलक बजा लेती हूँ। अच्छा। अरे वाह। मेरी उंगलियाँ कमाल करती हैं ढोलक में। ये पेंटिंग जो आप मेरे पीछे देख रही हैं, ये मैंने बनाई है, वाह। ये लॉकडाउन के दिनों में। अच्छा। आई विल टेल यू लेटर अबाउट दिस। राइट। उसके बाद मैं जावरा जब आई तो आप समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल चुप, अकेले। खत्म। जी। फिर मेरी विडो सिस्टर है, उन्होंने मुझसे सिर्फ प्रश्न पूछा कि बबली तुम इतनी चुप क्यों। जी। बस वो अंदर का जो भी जितना गुबार था वो फूट पड़ा कि मेरे पास बल्कि दीदी मेरे पास कपड़े नहीं रहते थे, मेरे पास शूज़ नहीं होते थे। बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे, उनके पापा के साथ आते थे, मुझे चॉकलेट्स नहीं मिलती थी, मुझे खिलौने नहीं मिलते थे, मुझे पढ़ाई से डर लगता था। तो मेरी दीदी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले कि वो सामने खुला मैदान है, तू दौड़, कहाँ तक दौड़ सकती, मैं तेरे पीछे। बस इतनी सी लाइन मेरे लिए काफ़ी थी। बिल्कुल। मुझे सिर्फ एक संपल चाहिए, जी। और मेरे अंदर मुझे हमेशा से महसूस होता था कि एक लावा उबलता रहता। जी। मेरे अंदर प्रतिभा इतनी ईश्वर ने दोनों हाथों से भर कर दी थी कि जो बिरले नसीब होती। जी। मेरे पास वो सब चीज़ें हैं जो दुनिया के पास नहीं है। ये शारीरिक रूप तो आप समझ लीजिए कि सिर्फ एक कहने को है, कहने देखने को है, लेकिन क्योंकि वो सच में स्पेशल चाइल्ड क्यों कहा बिल्कुल। जाता है, क्योंकि आप ईश्वर के लिए स्पेशल हो। तो मुझे स्पेशल क्वालिटीज से भर के भेजा। बिल्कुल बिल्कुल। आपसे बात करके भी लग रहा है, मतलब ये थोड़ी ही चीज़ें आपके बारे में जान पाए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे पॉजिटिविटी और मोटिवेशन का तो भंडार है आपके अंदर, और निश्चित तौर पर आपकी लाइफ भी इसी तरीके से रही है, चूँकि आपने संघर्ष छोटी उम्र से देखना शुरू कर दिए थे, तो मैच्योरिटी भी मेरे ख्याल से आप में जल्दी आ गई कि आपको आपकी लाइफ में क्या करना है। तो मैम जब आप खेलने कूदने की उम्र में यहाँ जब वापस जावरा आ गई, उसके बाद में आपने ये पार्लर का व्यवसाय और ये किस तरीके से, मतलब अपना एक इंडिपेंडेंट वुमन के रूप में आप कब डेवलप हुई? आपको ये मालूम है कि जब कोई व्यक्ति अगर चैलेंजेस से भरपूर, अंदर उसने बचपन से चैलेंजेस देखे हैं, जी बिल्कुल। और या तो वो नकारात्मक होता है या वो सकारात्मक होता है, या तो वो समाज का नष्ट करना शुरू करता है समाज का, और या फिर वो सृजन शुरू करता है। तो
तो मैं पॉजिटिव बहुत थी, क्योंकि मुझे मेरे हाथों में वो ताकत महसूस होती थी कि मेरे अंदर कुछ है, मेरे अंदर कुछ है, बस हमेशा ही लगता था। तो मैंने वहाँ से मैं 10th पास करके आई थी जैसे तैसे, जी। पर इंग्लिश फिर भी मेरी बहुत अच्छी नहीं थी। अच्छा। तो मैं रूम बंद करके न्यूज़ चैनल देख देख के इंग्लिश के और अपने आप को मैंने प्रिपेयर करना शुरू किया कमरे में बंद होकर। और उसके बाद फिर मैंने 11th की, फिर कॉलेज किया। कॉलेज में मतलब मैं एमए इंग्लिश लिटरेचर में किया, मेरी जिद से अच्छा। कि इंग्लिश नहीं आती तो मैं इसमें ही मास्टर्स लूँगी। वेरी नाइस। मैंने इंग्लिश लिटरेचर में एमए किया। उसके साइड बाय साइड क्या हुआ कि मुझे ये करने के बाद मुझे नौकरी, शासकीय नौकरी भी मिल गई थी अच्छा। टीचर की। ओके। मैं एक दिन वहाँ गई और दूसरे दिन मैंने बोला मैं जॉइनिंग लेटर नहीं दूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करने इस दुनिया में नहीं आई। जो लोग मुझे चैलेंज कर चुके, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती? मुझे मेरे हाथों में जो ताकत है वो दुनिया पे एक बार मुक्के मार के तो बताऊं कि क्या ताकत है। बिल्कुल। तो मैं वैसे भी मेरी तरफ जो माइनस माइनस लेके आता है, मैं प्लस प्लस करके उसको लौटा देती हूँ कि ये लो, तुम माइनस लाओ, ये प्लस लो। तो मैं उस नकारात्मकता को अपने ऊपर कभी हावी होने ही नहीं देती। उसके बाद फिर मैंने एक बार, मैं मेरी भाभी के साथ इंदौर के किसी पार्लर में मेरा जाना हुआ और मैं ढूंढ रही थी, अपने लिए ढूंढ रही थी रास्ता, और एक लड़की आईब्रोज बना रही थी। और उसको देखते देखते जैसे आप समझ लीजिए कि आसमान से जैसे बिजलियाँ कौनती है ना, उस लड़की को मैंने देखा और मैंने बोला कि दिस इज माई वे, यही मेरा रास्ता है। तो मन में ठान कर मैं घर आ गई। फिर उसी कमरे में गई, धागा लिया और अपने अपने पैरों पर उसको ग्रिप बांधना शुरू किया। अच्छा। ग्रिप बांधते बांधते मुझे लगा कि यस आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। और मैंने वो धागा 3 दिन के अंदर वो धागा स्मूथली मेरे हाथ से चलने लगा। अरे वाह। और फिर मैंने जिद पकड़ी कि मुझे ब्यूटिशियन करना है। अच्छा। अब जब मैं वहाँ गई सलोन पर जहाँ सीखने गई, जी। तो वहाँ की सब लड़कियाँ, क्योंकि आप दुनिया आपके लिए इतनी उदार नहीं होती, नहीं। वो सब हंसती कि 3 उंगलियों से कैंची कैसे पकड़ेगी, ये कैसे करेगी। मैं चुपचाप रहती, मैं बोलती नहीं, जी। क्योंकि समय सबसे बड़ा उत्तर होता है। तो मैंने वो कोर्स करना शुरू किया और धीरे 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 मेरी कमांड उस पर आती गई। और उसके लिए फीस के पैसे नहीं थे मेरे पास, 5,000 फीस नहीं थी मेरे पास। जी। मैंने वो जो CCI क्लासेस से अपना जो जमा किया, सिखाना शुरू किया, जो मैंने स्कूल में सीखा था वो सिखाना शुरू किया मैंने। पेंटिंग क्लासेस, डांसिंग भी करने लग गई, सिंगिंग, सब चीज़ें कर करके मैं एक गुल्लक से पैसे जमा करती थी। जी। और वो पैसे जमा कर करके मैंने इस दुनिया के बड़े से बड़े मास्टर्स को ढूंढना शुरू किया जी। और मैंने वो कोर्स करने शुरू किए। अरे वाह। और एक के बाद एक हर मास्टर्स की वो सारे गुण अंदर लेती गई। और उसके बाद मैंने एक आगे कमरा है एक छोटा सा, जी। वहाँ पर उसके भी पहले एक जगह थी जहाँ पे सिर्फ एक कांच और एक कुर्सी, 5 रुपए एक आईब्रोज, अच्छा। उससे शुरू किया। जी। जावरा में पार्लर का भी मैंने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि किसी को मालूम नहीं था कि पार्लर होता क्या है। ओह। तो मैंने खुद को रोल मॉडल बनाया। मैं खुद को ऐसे सजाती संवारती कि बिल्कुल मतलब लोग मुझे फॉलो करते कि ये शी इज़ लुकिंग समथिंग डिफरेंट। मतलब उसके बाद मैंने रोल मॉडल की तरह अपने आप को प्रेजेंट किया और दुनिया ने मुझे फॉलो करना शुरू किया। और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 1, 2, 3, 4 ऐसे सीढ़ियाँ चढ़ती गई। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद मैंने कभी अवार्ड्स की चाहत नहीं की कि मुझे ये अवार्ड मिले या मुझे सराहा जाए। मुझे तो बस अपना काम करना था कि यस आई कैन डू इट। आप बोलते बदते बदसूरत आते हैं, इनके पास से आप सुंदर बनने आओगे, यही आपको सुंदर बनाएंगे। बिल्कुल। और हमारे स्वर्गीय MLA महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा थे, तो उन्होंने मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया भेजा एक बार अच्छा। कि बबली जी, जावरा में आता नहीं था, तो बोले बबली जी आप ये भरिए राष्ट्रीय पुरस्कार। तो मैं जिसकी कि भाई मैंने ऐसा तो कुछ किया नहीं, तो बोले मैं आपका पोटेंशियल जानता हूँ। हाँ। एक बार भरा नहीं हुआ, दूसरी बार उन्होंने फिर भेजा। मैंने कहा सर नहीं होता है, पिछली बार भी नहीं हुआ। बोले मैं जानता हूँ, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। फिर से उन्होंने मुझे कालूखेड़ा से भेजा अच्छा। और मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार। अरे वाह, दैट्स ग्रेट। तो ये उनको डेडिकेट करती हूँ मैं ये अवार्ड। अरे वाह। न केवल वो अवार्ड, बल्कि मैंने देखा है कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। और अभी हम जो फोटो आपका पीछे लगाए हैं माधुरी दीक्षित जी के साथ में, इसके अलावा ओजस्विनी में भी है और अलग अलग और प्लेटफॉर्म से भी आपको पुरस्कार मिले हैं। तो मैं कैसा लगता है जब आपको सराहा जाता है, जब आपको इतना कॉन्फिडेंस लेकर दुनिया को अपना दिखा देती है कि हाँ मैंने कुछ कर लिया है, और उसके बाद में जब दुनिया आपको सलाम करती है तो कैसा लगता है, क्या महसूस होता है? सबसे बड़ा अवार्ड तो मुझे चेन्नई एबिलिटी फाउंडेशन, जो डिसेबल लोगों का फाउंडेशन है, जी। सबसे पहला अवार्ड मुझे वहाँ से मिला। जी। उसके लिए भी बहुत मशक्क़त करी मैंने। दैनिक भास्कर उनका मीडिया पार्टनर है, उसमें एडवर्टीजमेंट हर साल फरवरी में दिया जाता है। तो मैंने 2 बार भरा, 2 बार में ही हुआ, मेरा दूसरी बार ही हुआ। जी। वहाँ से उन्होंने मुझे गर्ल विद गोल्डन हैंड्स का नाम दिया। अरे वाह। इन हाथों को सुनहरी हाथ कहा जाता है, बहुत बहुत बहुत। सुनहरी हाथों वाली लड़की।
तो ये आपके उस संघर्ष का प्रतिफल पहला था। जो उस अवार्ड को मैं सैल्यूट करती हूँ। एबिलिटी फाउंडेशन को मैं इतने ऊंचे हाथ करके नमन करती हूँ कि जिन्होंने एक जमीन पर रेंगने वाले इंसान को खड़ा कर दिया। पहला अवार्ड वो था। उसके बाद माधुरी दीक्षित का जो अवार्ड आप देख रही हैं, वो भी लोग सोचते होंगे कि भाई ब्यूटिशियन है तो इस फील्ड में जाकर हीरोइन से मिली होंगी, फोटो खिंचाकर। ऐसा नहीं है जी। मैं माधुरी दीक्षित जी के लिए नहीं कहूँगी कि उन्होंने मुझे अवार्ड दिया। मेरी कोशिश से मिला ये अवार्ड, मेरे प्रयत्न से, क्योंकि भास्कर online.com स्टोरी कंपटीशन था जी। ये ऑल इंडिया लेवल पर था ओह, और उसमें मेरी स्टोरी पूरे भारत में फर्स्ट आई। मतलब आप स्टोरी राइटर भी हैं? जी, मैंने अरे अपनी वाह। कहानी लिखी थी। अरे वाह। तो मेरे संघर्ष की कहानी फर्स्ट आई। सेकंड डॉक्टर लीला जोशी जो रतलाम में पद्मश्री जी, पुरस्कार जी, प्राप्त जी। है, वो सेकंड थी। अरे और वाह। एक राजस्थान की जो थी वो थर्ड थी। तो अच्छा। माधुरी जी मैरी कॉम और शोभा डेज की जज। अच्छा, अरे वाह, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब आप या तो ये कहना चाहिए कि जब किसी व्यक्ति का रचनात्मक पक्ष मजबूत होता है तो शायद उसमें सारी क्वालिटीज़ होती है जो आप में है। मतलब आप ड्राइंग, पेंटिंग, सिंगिंग, तबला भी बजा लेती हैं, ढोलक बजा लेती हैं, आप ब्यूटिशियन का कोर्स किया है, उसके साथ साथ आप लोगों को संवार भी रही हैं और सिखा भी रही हैं, और साथ में स्टोरी राइटर। मतलब एक महिला में जो गुण होने चाहिए कि हाँ, ये महिलाओं के एक स्वाभाविक से गुण हैं, उनको आपने बहुत ज़्यादा निखारा है, और सारे गुणों को मिलकर जो बनते हैं वो बबली जी है, ऐसा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच मैम, सो नाइस ऑफ यू, आई एम ट्रूली ऑनर्ड। और सृजन, बस ये शब्द याद है मुझे कि सृजन का रास्ता जब मैंने पकड़ा जी, तो सृजन करने में आपको कोई क्या नुकसान पहुंचाएगा। आप विध्वंसात्मक तो हैं नहीं। बिल्कुल। और आपने कुरूपता की जो दुनिया मेरे चारों तरफ लोगों ने कुरूप दुनिया बना दी थी कि मतलब आप कोई बच्चा अगर पैदा होता है ऐसी स्थिति में पैदा होता है तो वो उसकी गलती नहीं है, बिल्कुल। वो आ गया, ये उसका भाग्य, पिछले जन्मों के कर्म होंगे कि कुछ भी होगा, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो अगर वो आ गया है तो समाज उसको कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। मैं तो चाहती थी कि मैं कोई बच्ची गोद लेती और वो भी मेरी तरह होती, पर मेरी परिस्थितियों ने, मेरे परिवार ने मुझे उसके लिए एग्री नहीं किया, और उस वक्त मैं भी डिपेंडेंट थी तो मैं ये रास्ता नहीं अपना सकती थी। नहीं तो उस बच्ची को मैं तलवार की धार जैसा बनाती, पर वो मेरी किस्मत में नहीं था। लेकिन अब ये है कि अब मेरी बेटी मैं खुद हूँ बबली गंभीर, और जो लड़कियां मेरे पास सीखने आती उनको अपनी बेटियां समझती हूँ, क्योंकि मुझे बेटियों से ही प्यार है इनफैक्ट। तो मैम अभी आपके पास कितने लोग हैं जो आपके अंडर में काम भी कर रहे हैं, और रेगुलरली आप बच्चियों को सिखाते रहते हैं? मैंने सुना है कहीं पर कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों को भी सिखाती हैं। जी। तो मैं ये कैसे ख्याल आया, चूँकि आप शुरुआत से आपने बताया कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब थी, जी। उसके बाद जैसे तैसे करके आपने अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाया, जी। उसके बाद ये ख्याल कैसे आया कि ये करते हुए, अपनी इकोनॉमिक कंडीशन बढ़ाते हुए लोगों की भी हेल्प करनी है, ये कैसे दिमाग में आया? भारत सरकार से मैंने राष्ट्रीय पुरस्कार लिया। मैं राष्ट्र की बेटी हूँ। सिखों में एक कहा जाता है कि दसवंत, मतलब आपकी आय का 10वां हिस्सा आपको रखना चाहिए, ऐसा माना जाता है। जो आप इतने बड़े बड़े अमृतसर या जो भी देख रहे हैं, लंगर और जो भी, तो उसमें दसवंत निकाला जाता है। तो मैं वो 10वां हिस्सा, वो मेरा गुप्त है जो कई चीज़ों में जाता है। अच्छा। तो उस चीज़ से मैंने जितनी, मतलब मैं बहुत साउंड नहीं हूँ, मैं बहुत लोगों की हेल्प नहीं कर सकती। सपना मेरा ईश्वर ही है कि कोई चमत्कारों के पूरा हो, पर मैं अपनी तरफ से एक बच्चे को तो ज़रूर उसमें हेल्प करती हूँ। 2 बच्चे को, 1 बच्चे को, जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैं करती हूँ। बिल्कुल। मैम जैसा कि आपकी कंडीशन थी, जो जिस समय आपकी कंडीशन इस तरीके की थी, हो सकता है उस वक्त तो कोई ऐसी सरकारी योजनाएं भी नहीं चलती थी, और कुछ भी ऐसा नहीं था जो मतलब ये कहना चाहिए कि दिव्यांग बच्चों को थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस दे पाए। लेकिन आज तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं चल रही है, बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं, एनजीओज़ भी हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इवन गवर्नमेंट भी बहुत सारी स्कीम्स निकालती है इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं, अब आपको लगता है कि बहुत परिवर्तन आया है पहले से अभी तक? मैं तो 50 प्लस हो चुकी हूँ। जी सर, जी। लेकिन ये दुर्भाग्य है हमारे देश का अभी भी, जी। कि इतने बड़े बड़े दानवीर जो मंदिरों मस्जिदों में दान करते हैं, लेकिन उनको ये कोई एक भी स्टेप उठाता तो बबली गंभीर का शीन आज ना जाने कितने बेरोजगारों को रोजगार देता होता। जी। क्योंकि मुझे विरासत में, मैंने कहा ना कि मेरे पास सपने थे, खुद को स्टैंड करना था, खुद को एस्टेब्लिश करना था, क्योंकि जब मैं ही खड़ी नहीं होंगी तो मैं किसी का हाथ क्या पकड़ूँ। जी। आज भी मैं उसी स्थिति में हूँ कि मैं 1 या 2 की मदद कर सकती हूँ। मैं बहुत सारे जो बच्चियाँ हैं जो डिजर्विंग है, मेरे पास कई आते हैं ऐसे, कुछ तलाकशुदा आती, कुछ इकोनॉमिकली परेशान आती है, कुछ दिव्यांग होती हैं,
और मैं तड़पती हूँ उनकी मदद करने के लिए, लेकिन मुझे कोई सपोर्टिव सिस्टम चाहिए। लेकिन ये सिस्टम है, मैं सिस्टम से नाराज हूँ। बिल्कुल। नहीं, हो सकता है कि हम आपकी कुछ ऐसे मदद कर पाएँ। और मैं आपको बताना भी चाहती हूँ कि बहुत सारी योजनाएँ भी ऐसी चल रही है जिसमें लड़कियों को पार्लर का कोर्स, सिलाई कोर्स और ये सब चीज़ें सिखाई जा रही है। हो सकता है कि वो जानकारी आप तक नहीं पहुँची हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। चूँकि मैंने खुद ने करवाया है, कई लोगों को उनमें इनरोलमेंट है। मैडम हर चीज़ में तो राजनीति आ जाती है, लेकिन जावरा के बच्चे, जावरा के यूथ, वो मुझे अपना आइडियल मानते हैं। मेरे लिए वो बाहर सबसे बड़ा है। एक्चुअली मैम आप एक आइडियल हैं। मतलब आपने जो जीवन में परिस्थितियाँ देखी हैं और जिस तरीके से अगर सही मायने में देखा जाए तो आपने बहुत कम एज में एक मेंटल ट्रॉमा देखा है। आप जिस तरीके के साथ बच्चों के साथ में पढ़ी लिखी, और जब आप हिंदी मीडियम की स्कूल की में थी और इंग्लिश मीडियम में सीधे भेज दिया, तो चूँकि 50 इयर्स बैक हम समझ सकते हैं कि क्या कंडीशंस रही होगी। तो बिल्कुल हम आपकी स्थिति समझ सकते हैं, और उसके बाद भी आपने जिस तरीके से अपने आप को स्टैंड किया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब हर कोई ये कर नहीं सकता। और चूँकि इसीलिए आप हमारी रोल मॉडल हैं, और इसीलिए आप हमारी अनसंग हीरोज़ हैं। अनसंग का मतलब ही यही होता है कि जिन्हें आज तक नहीं देखा गया। बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, लेकिन आज देखेंगे, उनके बारे में जानेंगे लोग। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी आपके बारे में बहुत सारे लोगों को बताने की, और आपके इस नेक काम में कोई भी जो भी हेल्प कर सके उसके लिए भी। आप ये कर दीजिए मेरे लिए कि मैं आपसे मदद की गुहार करती हूँ। जी। आप ये कर दीजिए कि कुछ ऐसा सिस्टम बन जाए कि वो डोनेशन, फंड रेजिंग जो होता है, जी। तो वो फंड रेजिंग पूरा आप लीगल, आप जैसा भी जो भी उसके लिए तैयारी करेंगे, वो उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं। ये मेरा ड्रीम है। बिल्कुल। मेरा ड्रीम है, जिसके लिए मैं अभी भी मैं दिव्यांगों की श्रेणी में बाहर आने के बाद भी हूँ, क्योंकि वहाँ जाकर मेरे हाथ बंध जाते हैं जी। कि वो आती है, उम्मीद लेकर आती है मेरे पास कि बबली दीदी, और बबली दीदी इतनी बेबस हो जाती है कि उनका हाथ पकड़ तो लेती है, लेकिन आगे तक नहीं ले नहीं ले जाती। जा पाते। बिल्कुल मैम, आपके लिए बिल्कुल प्रयास करूँगी मैं भी अपने स्तर पे, और मेरे और भी जो NGOs वगैरह जिनको मैं जानती हूँ, उनके स्तर पे भी मैं प्रयास करूँगी कि ऐसा हो पाए। मैम आपसे बहुत सारी बातें की। अब हमारी महिलाओं के लिए आप कुछ संदेश देना चाहें तो मैम, स्वागत है आपका। आप एक पिंजरे में बंद होकर मत बैठिए। जीवन में चुनौती और परेशानी सबके साथ आती है। अगर मेरी मदर ने अबॉर्शन पिल्स ना ली होती तो आज मैं इस स्थिति में ना होती, लेकिन उन्होंने अबॉर्शन पिल्स ली, उसके लिए उनका धन्यवाद दूंगी कि अगर मैं वो ना लेती तो मैं स्पेशल चाइल्ड ना होती। और लड़की, जो इतने बड़े बड़े नारे लग रहे हैं, वो सिर्फ नारे न रह जाए। लड़की होना अपने आप में एक सृजन ऐसा है कि आप सृष्टि का निर्माण करती हैं, क्योंकि वही आपके वंश को, वही अगर लड़की नहीं होगी तो आपके वंश, आपके तो बेटों से वंश बढ़ेंगे नहीं, बेटियां होनी जरूरी है ना, तभी तो आपकी पुश्तैनी चीजें, तब आपका वंश आगे बढ़ेगा। बेटियां बढ़ाएंगी ना वंश आपका। तो बेटियों को जिंदा रखिए, उन्हें मारिए मत, उन्हें जीने का हक दीजिए। उन्हें, मैंने कहा ना कि एक ही बेटी हो, दो बेटी हो, उन्हें तलवार की तरह बनाइए। और लड़कियां भी, जो उन्हें अगर रास्ते में कोई छेड़ता है तो वो घर दौड़ती आती है, अपने पिता को ढूंढती है, अपने भाई को ढूंढती है अपने प्रोटेक्शन के लिए। क्यों? आप वहीं पर उत्तर देकर आइए और अपने घर आकर बताइए कि मैंने उसका ये ट्रीटमेंट किया। एक जन्नाटेदार चांटा समाज के सामने खड़े होकर उस छेड़ने वाले व्यक्ति के चेहरे पर मारिए, ताकि अगली बार ऐसा कोई कदम ना उठा सके। ये साहस आप में होना चाहिए। इसलिए मैं तो निर्भीक हूँ, साहसी हूँ। अगर आप में साहस की कमी है तो मेरे पास आइए, भर भर के दूंगी आपको। बिल्कुल मैम, आज जितने भी लोग यहाँ ये हमारे चैनल पर देख रहे होंगे, डेफिनेटली उनके, मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे ऐसे गुज़बम्स हो गए हैं, और बिल्कुल ऐसा पॉजिटिविटी और मोटिवेशन से भर गई हूँ मैं भी। और निश्चित तौर पर हमारे व्यूवर्स भी जो हैं, वो निश्चित तौर पर आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। और जितनी महिलाएं हमसे जुड़ी हुई है, डेफिनेटली उनके लिए तो आप एक रोल मॉडल बन के उभरेंगी। तो थैंक यू सो मच हमारे लिए इतना समय निकालने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू।